मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो भेजा था और इस वीडियो में मैंने आपको फूल और कांटे इस कविता का भावार्थ स्पष्ट किया था। संपूर्ण कविता सह कविता का अर्थ मैंने आपको उस वीडियो में स्पष्ट किया है। उसी तरह से इस कविता का गायन किस तरह से करना चाहिए ये भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। कविता मैंने खुद गा के आपको सुनाई है। आज इस वीडियो में हम फूल और कांटे इस कविता के स्वाध्याय के बारे में और इस कविता में आए नए शब्दों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं इस कविता में आए कुछ नए शब्द। इन नए शब्दों के अर्थ। मेह, बादल, वर, श्रेष्ठ, सुंदर, वसन, वस्त्र, वेदना, घायल करना, भौरा, भंवरा, जी, मन, सोहना, शोभा देना, शीस, सिर। इस कविता में एक मुहावरा आया है, जी की कली खिलना। इसका मतलब है खुश होना। अब इस मुहावरे का हम वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से, माँ को देखकर बच्चे के जी की कली खिली। इसका मतलब है कि माँ को देखकर बच्चा खुश हुआ। आप अपने मन से भी इस मुहावरे का अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब इस कविता के गृहपाठ के बारे में हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर गृहपाठ में 2 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको मैंने जो भावार्थ आपको स्पष्ट किया है उस भावार्थ में से और जो कविता मैंने आपको लिख कर दी है उस कविता में से आपको इस प्रश्न के उत्तर ढूंढने हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रात में उन पर चमकता, यहाँ पर उत्तर है चांद भी। एक सी ही, यहाँ पर उत्तर है चांदनी है डालता। तीसरा प्रश्न है प्यार डूबी, यहाँ पर उत्तर है तितलियों के परकतर। चौथा प्रश्न है वेद देता है शामतन, उत्तर है भौरे का है वेद देता शामतन। अब यहाँ पर आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। मैंने आपको इससे पहले शब्दवाटिका के बारे में स्पष्टीकरण किया था। यहाँ पर मैंने आपको समानार्थी शब्दों का यहाँ पर स्पष्टीकरण किया है। बस आपको इसी शब्दवाटिका में से इन शब्दों के अर्थ ढूंढने हैं और निकालने हैं और वह ढूंढ निकाल कर यहाँ पर लिखने हैं और इन शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग करना है। अब समानार्थी शब्दों का वाक्य में किस तरह से प्रयोग करना है यह मैं आपको कुछ उदाहरण के साथ स्पष्ट करती हूँ। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। फूल किसको गोद में लेता है? फूल तितलियों को गोद में लेता है। बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बढ़ाई काम नहीं देती। कौन एक सा बरसता है? मेह एक सा बरसता है। फूल किसको रस पिलाता है? फूल भौरों को रस पिलाता है। यह सारे एक वाक्य के एक प्रश्न है और उस प्रश्न के एक वाक्य में उत्तर लिखकर मैंने आपके लिए दिए हैं। अब देखिए मैंने अभी आपको कहा था कि इस गृहपाठ में आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं और इस शब्दों का आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है और किस तरह से करना है यह मैं आपको स्पष्ट करने वाली हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ समानार्थी और कुछ विरुद्धार्थी शब्द लिखे हैं और उन शब्दों का मैंने वाक्य में प्रयोग करके भी आपके लिए यहाँ पर बताया है। जैसे कि पुष्प का समानार्थी शब्द है फूल। यहाँ पर मैंने दोनों शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया है। बाग में पुष्प खिले हैं, पुजारी ने भगवान को फूल अर्पित किया। मेघ का समानार्थी शब्द है बादल। आकाश में मेघ गरज रहे हैं, किसान बादलों की प्रतीक्षा कर रहा है। जल का समानार्थी शब्द है पानी। नदी का पानी स्वच्छ है, जल ही जीवन है। रास्ता, मार्ग। रास्ता का समानार्थी शब्द है मार्ग। मार्ग फूलों से भरा है, यह रास्ता बंद है। जिस तरह से मैंने समानार्थी शब्द दिए हैं और उसका वाक्य में प्रयोग किस तरह से करना चाहिए यह बताया है, उसी तरह से कुछ विरुद्धार्थी शब्द भी दिए हैं
और उनका भी वाक्य में प्रयोग किस तरह से किया जाता है यह स्पष्ट किया है। जैसे कि रात का विरुद्धार्थी शब्द है दिन। कल रात वह कल रात पढ़ाई कर रहा था। आज का दिन शुभ है। छोटा बड़ा, मेरा छोटा भाई बुद्धिमान है। मुंबई बड़ा शहर है। जय पराजय, भारत माता की जय हो। वीर कभी पराजय से डरते नहीं। प्यार के दो विरुद्धार्थी शब्द है, एक घृणा और दूसरा नफरत। हमें प्यार से रहना चाहिए, किसी से घृणा मत कीजिए। देखिए इस तरह से विरुद्धार्थी शब्द और उसके वाक्य में प्रयोग किस तरह से किया जाता है यह मैंने स्पष्ट किया है। समानार्थी शब्द दिए हैं, उसका वाक्य में किस तरह से प्रयोग किया जाता है यह स्पष्ट किया है। एक वाक्य में उत्तर किस तरह से लिखा जाता है, प्रश्न और उत्तर दोनों भी यहाँ पर मैंने स्पष्ट किया है। उसी तरह से आपको भी यह गृहपाठ खुद करना है। इसके उत्तर आपको खुद ढूंढकर लिखने हैं और इस तरह से आप यह पूर्ण गृहपाठ पूर्ण करने वाले हैं। धन्यवाद।